14 नवंबर दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न। बेलागंज में सबसे अधिक वोट डाले गए, इमामगंज में सबसे कम मतदान। दिसंबर से लागू होगी नई योजना, शिक्षकों को मिलेगा मासिक पुरस्कार, उत्कृष्ट शिक्षण कार्य पर मिलेंगे पुरस्कार। पंडित नेहरू की जयंती पर बाल दिवस उत्सव, बाल दिवस और बच्चों के अधिकार, बाल अधिकारों की रक्षा के लिए जागरूकता। बीपीएससी ने टीआरई 3.0 के तहत जारी किया संशोधित वैकेंसी, कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्तियों की संख्या घटी और आरक्षण भी। बिहार में आईटी क्षेत्र में निवेश, 25 कंपनियों ने निवेश की दिखाई रुचि, 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश की उम्मीद। पटना गांधी मैदान में होगा पुष्पा 2 ट्रेलर लॉन्च। पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च 17 नवंबर को। बिहार में बढ़ी दक्षिण फिल्मों की रुचि। वोटर लिस्ट में ऐसे नाम कर रहे चेक, वोटर लिस्ट की जानकारी अब ऑनलाइन, कुछ स्टेप्स में पता करें आपका नाम है या नहीं। और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी ने अपनी अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के उम्मीदवारों के लिए है, जिनमें कुल 2236 रिक्त पद हैं। आवेदन NAPS पोर्टल, apprenticeshipindia.gov.in और NATS पोर्टल nats.education.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। चयन प्रक्रिया में शैक्षिक योग्यता के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अंतिम चयन किया जाएगा। स्टाइपेंड पदानुसार 7,000 रुपए से 9,000 रुपए तक होगा। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर तैयारी। बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में बीते दिन बुधवार को उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। 4 सीटों पर कुल 52.84% वोटिंग हुई। सबसे अधिक मतदान बेलागंज में 56.21% हुआ, जबकि इमामगंज में 51.01% दर्ज किया गया। वहीं तरारी में 50.10% और रामगढ़ में 54.02% वोटिंग हुई। 4 सीटों पर कुल 38 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इनके भाग्य का फैसला बीते दिन ईवीएम में बंद हो गया, जिनमें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी पहली बार मैदान में थी। इन 4 सीटों में से 3 पर पिछली बार महागठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीता था, और जबकि इमामगंज से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी विधायक थे। चारों ही सीटों पर पूर्व सीएम मांझी समेत कई वरिष्ठ नेता के बेटा बहु मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं इमामगंज में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दिसंबर से राज्य के सरकारी विद्यालयों में एक नई पहल शुरू की जा रही है, जिसके तहत शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट शिक्षण कार्य के लिए हर महीने पुरस्कार दिए जाएंगे। यह योजना प्रदेश के सभी प्रखंडों के एक उत्कृष्ट शिक्षक को सम्मानित करने का लक्ष्य रखती है। नवंबर माह के शिक्षण कार्य की उपलब्धियों के आधार पर यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। शिक्षक प्रधानाध्यापक को 10 दिसंबर तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर संबंधित जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके बाद हर महीने के 10 तारीख तक पिछले माह के प्रदर्शन के आधार पर डेटा पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है और उन्हें इस योजना के बारे में शिक्षकों को पूरी जानकारी देने और उन्हें आवेदन के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश भी दिया है। आज देश भर में बाल दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। बाल दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के अधिकारों, उनके उज्जवल भविष्य और उनकी खुशियों को संवारने के लिए जागरूकता फैलाने का दिन है। पंडित नेहरू का मानना था कि बच्चों को सही शिक्षा, स्वास्थ्य और एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वे राष्ट्र की बेहतरी में योगदान कर सकें। बाल दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बाल श्रम, शिक्षा की कमी और अन्य समस्याओं के खिलाफ संघर्ष करना है। यह दिन बच्चों के अधिकारों के प्रति जिम्मेदारी को भी बढ़ावा देता है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रोहिणी भाटे की। रोहिणी भाटे का जन्म आज के ही दिन 14 नवंबर 1924 को बिहार के पटना में हुआ था। वह भारत की एक प्रमुख कथक नृत्यांगना, शिक्षिका और शोधकर्ता थी। उन्होंने जयपुर और लखनऊ घराने से कथक की शिक्षा ली और 1947 में पुणे में नित्य भारती कथक नृत्य अकादमी की स्थापना की। भाटे ने सैकड़ों नर्तकियों को प्रशिक्षित किया और महाराष्ट्र में कथक को लोकप्रिय बनाया। उनकी कोरियोग्राफी जैसे कालिदास के ऋतु
संहार और ऋग्वेद से उषा सूक्त बहुत प्रशंसा प्राप्त की। वे एक पुस्तक लेखिका भी थी और उनकी आत्मकथा माझी नृत्य साधना महत्वपूर्ण है। 1977 में महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार और 2001 में कालिदास सम्मान सहित कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित भी किया गया। उनका निधन 2008 में हुआ था। बीपीएससी द्वारा TRE 3.0 के तहत एक बार फिर से शिक्षकों की बम्पर बहाली करने जा रहा है, जिसके लिए बीते दिन पूर्व में जारी नोटिफिकेशन का संशोधित लिस्ट जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग और SC/ST कल्याण विभाग के तहत कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्तियों की संशोधित श्रेणीवार संख्या जारी की है। जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत स्कूल शिक्षक प्रतियोगी परीक्षा TRE 3.0 के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bis.nic.in पर जाकर विस्तृत सूचना डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि नई वैकेंसी में अनारक्षित श्रेणी के पदों में वृद्धि और महिलाओं को अतिरिक्त लाभ मिला है। हालांकि कुल पदों में कमी आई है। कक्षा 1 से 5 के लिए 25,505 पद और कक्षा 6 से 8 के लिए 18,973 पद निर्धारित किए गए हैं। यह संशोधित सूची पहले की 65% आरक्षण नीति के बजाय 50% आरक्षण नीति पर आधारित है। फिलहाल आरक्षण बढ़ाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। QR कोड, जिसे हम आज हर जगह देखते हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। QR कोड, जिसका पूरा नाम क्विक रिस्पॉन्स कोड है, एक डिजिटल तकनीक है जिसे 1994 में जापानी कंपनी डेंसो वेव ने विकसित किया था। यह कोड खास तौर पर तेजी से जानकारी को स्कैन और एक्सेस करने के लिए डिजाइन किया गया था। QR कोड 2D कोड होता है जो डेटा को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीकों से स्टोर करता है। स्मार्टफोन कैमरे या QR स्कैनिंग ऐप के माध्यम से इसे आसानी से स्कैन किया जा सकता है। इसमें URL, टेक्स्ट, ईमेल, फोन नंबर और डिजिटल पेमेंट के लिए बैंक जानकारी जैसी जानकारी शामिल होती है। बिहार को पटना और गया के बाद तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, जो भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बनेगा। इस नए एयरपोर्ट का नाम अजगैवी नाथ के नाम पर रखा जा सकता है। बिहार सरकार ने सिविल विमानन निदेशालय को एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 946.4 एकड़ भूमि का प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 855 एकड़ भूमि एयरपोर्ट के लिए और 6 से अप्रोच रोड के लिए होगी। नया एयरपोर्ट 4000 मीटर लंबा और 740 मीटर चौड़ा रनवे प्रदान करेगा। यह एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन सुविधा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। बिहार में शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विवाद जारी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस पर बयान दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग नीति शिक्षक संघ से विचार विमर्श के बाद लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति में कोई भी व्यक्ति 100% खुश नहीं हो सकता है, लेकिन अधिकांश शिक्षक इससे सहमत हैं। महिला और पुरुष शिक्षकों के लिए अलग अलग नियम है और पति पत्नी को चॉइस पोस्टिंग दी जाएगी। मंत्री ने नियोजित शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी बात की और कहा कि वे जल्दी ही सरकारी सेवक बन जाएंगे। ट्रांसफर नीति में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। चंडीगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय SME परिषद की बैठक में बिहार में IT क्षेत्र में निवेश करने के लिए 25 से अधिक कंपनियों ने रुचि दिखाई है। बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बैठक में राज्य की IT नीति और निवेश के अवसरों पर चर्चा की। बिहार में इस वर्ष 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होने की उम्मीद है। बिहार में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम और मजबूत IT इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल का ट्रेलर 17 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में लॉन्च होगा। इस अवसर पर फिल्म की अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और टीम के अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे। ट्रेलर लॉन्चिंग में बड़ी संख्या में दर्शकों की उम्मीद है। अल्लू अर्जुन ने इस सूचना को अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है, जबकि टी सीरीज ने भी इसे सार्वजनिक किया है। बिहार में दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की रुचि बढ़ी है, खासकर फिल्म नीति के बाद, जिससे यहाँ के फिल्म प्रेमियों को बेहतर अवसर मिल रहे हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में आपका नाम वोटर लिस्ट में था, इस बार नाम है या नहीं, तो आप घर बैठे बहुत आसानी से यह चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर जाना होगा। वहां आपको सर्च बॉक्स में अपनी जानकारी जैसे नाम, पिता या पति का नाम, उम्र या राज्य,
जिला आदि डालकर या अपना मतदाता पहचान पत्र नंबर दर्ज करके आसानी से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। यदि आपका मोबाइल नंबर वोटर कार्ड से लिंक है तो नंबर दर्ज करके भी चेक कर सकते हैं। जानकारी दर्ज करने के बाद सर्च पर क्लिक करें तो आपको नीचे जानकारी दिख जाएगी। अब यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से पेमेंट करने के लिए बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं है। एनसीपीआई ने डेलीगेटेड पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया है जिससे बिना बैंक अकाउंट के भी यूपीआई अकाउंट बनाया जा सकता है। अकाउंट बनाने के लिए यूपीआई पेमेंट ऐप में ऐड फैमिली एंड फ्रेंड विकल्प पर क्लिक करें और सेकेंडरी यूपीआई आईडी जोड़ें। सेकेंडरी अकाउंट की पेमेंट लिमिट और अप्रूवल सेट करें। सेकेंडरी यूजर को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने का नोटिफिकेशन मिलेगा जिसके बाद वह यूपीआई अकाउंट से लेन देन कर सकेगा।